अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हमने डॉन न्यूज़पेपर की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज को कवर करते हैं। आजकल जस्ट हम एडिटोरियल को कवर कर रहे हैं। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एडिटोरियल का आर्टिकल है वो पाकिस्तान में इकोनॉमी के बारे में है। तो आज हम इसको कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो वह है कंसोलिडेटिंग गेन्स के नाम से। तो देखते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर राइटर हमें क्या बता रहा है। हम जस्ट उस आर्टिकल को कवर नहीं करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि राइटर जो बता रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए, उसमें जो मजीद अपडेटेड डाटा होता है वो आपके साथ शेयर किया जाए, उस पर एक एनालिसिस बिल्ड किया जा सके, ताकि एक आर्टिकल ही नहीं बल्कि आपका एक पूरा टॉपिक तैयार हो सके। सो चलते हैं आप हम अपने आज के आर्टिकल पे। दोस्तों, ये आर्टिकल पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में लिखा गया है, जिसमें जो आईएमएफ की जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसने, जिसका नाम है माहिर बेनिसी, उसने पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी के रिलेटेड उसकी तारीफ की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो पहले से बेहतर है। दोस्तों, ये जो कमेंट्स उसकी तरफ से पास किए गए हैं वो किस बेस पे पास किए गए हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान आईएमएफ से एक प्रोग्राम के तहत काम कर रहा है जिसका नाम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये $7 बिलियन का जो प्रोग्राम है, जो हम आईएमएफ से इतना कर्जा ले रहे हैं। तो इसको सामने रखते हुए उसने कमेंट्स पास किए हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है इकोनॉमी के रिलेटेड। उसने कहा है कि पाकिस्तान जो है, जो उस पर कंडीशंस लगाई जा रही हैं दोस्तों, जो मुतालबात रखे जा रहे हैं, पाकिस्तान उसको बहुत अच्छे अंदाज से फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अब जो इकोनॉमी की हालत है वो पहले से बेहतर है। दोस्तों, इवन कि उसका ये भी कहना था कि पाकिस्तान, जिस तरह आपको पता है कि फेडरल बजट पेश किया गया 10 जून 2025 को, वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो बजट पास किया गया है इसमें पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने मिल के यानी कि ये बजट तजवीज़ किया। आपको पता है कि जब आप किसी से कर्जा लेने जाएंगे, देन सिर्फ आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मुल्क का बजट कैसा बनेगा। जिन लोगों ने आप लोगों को कर्जा दिया है उन लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपसे पैसे वापस भी मिल सके। इसलिए वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह की रिफॉर्म्स होनी चाहिए, किस तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जरिए आपने अपने कंट्री को चलाना है। तो ये आईएमएफ यानी कि ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने आइंदा साल के लिए मुल्क को कैसा चलाया जाएगा, किस तरह की उसकी इकोनॉमिक कंडीशन होगी, हम मिल के डिसाइड यानी कि हमने मिल के फैसले किए हैं। हमने यानी कि जो आईएमएफ है और हुकूमत है वो एक एग्रीमेंट पे रजामंद भी हुई है। तो इसको आईएमएफ एक अचीवमेंट समझता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, वो कहता है कि अगर इसी तरह से रिफॉर्म्स जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है अपनी इकोनॉमी के रिलेटेड, अगर इसी तरह रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहती है तो पाकिस्तान 2025 में और इसके बाद भी मजीद तरक्की करेगा, जिस तरह से तरक्की का दौर जारी है। तो दोस्तों, एक बात यहाँ से ये कंफर्म होती है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की कंडीशन है, आईएमएफ भी उसको प्रेस कर रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन अब पहले से बेहतर है। दोस्तों, इसके अलावा वो उसका देखते हैं कि क्या कहना था। उनका आईएमएफ का अब ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो, यानी कि स्टेबिलिटी तो हमारे मुल्क में आई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये अब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ गई, अब हम इकोनॉमी के रिलेटेड जितने भी हमारे इश्यूज थे हम उन इश्यूज से बाहर निकल गए हैं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि अगर हम ऐसा होना करना चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो हमें अपनी रिफॉर्म्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, आईएमएफ का कहना था कि हमें अपने टैक्स सिस्टम को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक टैक्स नहीं हम इकट्ठा करेंगे उस टाइम तक मुल्क को चलाया नहीं जाएगा। मुल्क को चलाने के लिए पैसे कम होंगे तो हम आईएमएफ के पास जाते हैं, वहां से कर्जे लेके आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राइटर का ये कहना है कि हमें बिजनेस जो क्लाइमेट है उसको बेहतर करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके बिजनेस कर सके पाकिस्तान के अंदर। और क्लाइमेट चेंजेस जो प्रॉब्लम्स है उसमें रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से जो हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उसके इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे। जिस तरह अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, जब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पैक्ट होता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स रुक जाती हैं। तो इस वजह से राइटर का कहना है कि आप क्लाइमेट चेंज को भी अब आपको अपनी इकोनॉमी का मरकज बनाना होगा। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आईएमएफ ने कुछ वार्न भी किया पाकिस्तान को कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसमें यानी कि मेजर हर्डल के तौर पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पे आपको पता है ट्रेड टेंशन दुनिया के दरमियान जारी है। जिस तरह अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, एज ए यानी कि अगर मैं आंसर की बात करूं तो रिप्लाई में चाइना ने अमेरिका के ऊपर मजीद टैरिफ बढ़ा दिया। सो एक ये गेम स्टार्ट होगी। इसी तरह अमेरिका ने इंडिया के ऊपर पाकिस्तान पे भी टैरिफ को यानी कि पहले की निस्बत बढ़ा दिया।
तो जिसकी वजह से जो दुनिया की इकोनॉमी थी वो यानी कि स्लो डाउन हो गई। इसके अलावा दोस्तों जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में यानी कि तरक्की को रोक सकते हैं। जो आपको पता है कि ईरान और इसराइल की जिस तरह जंग लगी हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और माजी में जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की बहुत ज़्यादा इनके दरमियान जो तल्लुकात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुए। इसके अलावा रशिया यूक्रेन की वार लगी हुई है, तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। और तीसरा दोस्तों ये कि जो ग्लोबल कॉपरेशन है वो बहुत कमज़ोर है। वो इस तरह से आप देखेंगे जो साथ ही ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दोस्तों जिसका मकसद ये था कि इस रीजन के अंदर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, जो ट्रेड बैरियर है उसको कम किया जा सके। लेकिन इंडिया उसमें किस तरह रुकावट बन गया कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी समिट 2016 को पाकिस्तान में होनी थी, इंडिया ने आने से इनकार कर दिया। तो जिसकी वजह से ये जो ग्लोबल कोऑपरेशन थी ये भी दुनिया में कम वीक हो रही है। सो इस पे राइटर बात कर रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। सो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें इकोनॉमी की, तो दोस्तों राइटर ये कहता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस टाइम स्टेबल है। सो एक और बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राइटर ये कहता है कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट भी आई है, जो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी आई है। जिस तरह आपको पता है इन्फ्लेशन रेट ये किस हद तक बढ़ गया था, ये नियर टू 30% था, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कम हो गया, सिंगल डिजिट में हम आ गए हैं। बजट डेफिसिट हमारा बहुत कम हो गया है। हमारा एक्सचेंज रेट कितना स्टेबल हो गया है, हमारे जो डॉलर का रेट है आप देखें काफ़ी हद तक वो स्टेबल हो गया। तो दोस्तों राइटर ये कहता है कि ये जो हमने अचीवमेंट की है ये सिर्फ आईएमएफ रिफॉर्म्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि दुनिया में जो ऑयल की प्राइसेस है वो कम हुई है। और जो दुनिया में हमें रेमिटेंसेज आते हैं, जो लोग बाहर गए हुए हैं वो वहां से पैसा कमा के डॉलर जो पाकिस्तान में बेचते हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर्स आ जाते हैं और मुल्क को चलाने के लिए पैसे होते हैं। तो इसका मतलब राइटर ये कहता है कि जो मेजर प्रॉब्लम है, जिस तरह पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें, वो अभी भी स्लो डाउन है। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी, हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्क से यहाँ पे आके लोगों ने बिजनेस नहीं स्टार्ट किया। हमारी टैक्स टू जीडीपी जो तकरीबन 10% है हमारी जीडीपी का, तो टैक्स नहीं होगा तो मुल्क कहाँ से चलाना है, वो बहुत कम है दोस्तों। इसके अलावा जो आप देखें अगर कोई टैक्स सिस्टम को बढ़ाने की हुकूमत बात करती है तो माफियाज उठ के आ जाते हैं। बिजनेस माफियाज जो हैं वो हुकूमत को प्रेशराइज करते हैं कि वो अपने रिफॉर्म्स को वापस ले या फिर हम हड़ताल कर देंगे। तो इस तरह राइटर का ये कहना है कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म जो जब तक नहीं आएगी उस टाइम तक जो इम्प्रूवमेंट्स हमारी होगी वो बहुत स्लो डाउन होगी। सो दोस्तों इसके अलावा राइटर ये बात करता है कि अगर हमारे यानी कि ऑयल की प्राइसेस यानी कि बढ़ जाएं और रेमिटेंसीज अगर कम हो जाए तो पाकिस्तान दोबारा से इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करने लग जाएगा। सो हमारी जो करंट स्टेबिलिटी है ये राइटर के मुताबिक टेम्परेरीली है। हमें इसको अगर हम चाहते हैं कि हम इसको परमानेंट बनाए तो हमें स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की अभी भी ज़रूरत है। आप देखें कि सिस्टम के अंदर जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी वहाँ पे तो करप्शन अब भी उसी तरह से है। जब तक वो करप्शन नहीं रुकेगी उस टाइम तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को अब फोकस करना चाहिए ये जो वार्निंग्स हैं इन पे, ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो, बजाय इसके कि जब जब भी कोई इस तरह की हुकूमत को, कोई भी हुकूमत क्यों ना हो दोस्तों, जब भी कोई इसे इस तरह की कोई अचीवमेंट नजर आए तो वो उसको एज ए पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज करने लग जाते हैं। राइटर के मुताबिक ठीक है आपने इसका फायदा उठाना है आप उठाएं, लेकिन जो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंग जीत चुके हैं, अभी आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है, आपको उधर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि आज के आर्टिकल में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इकोनॉमी के बारे में था और आज मैं थोड़ा सा बिजी भी था, इसलिए जस्ट हम एडिटोरियल का एक आर्टिकल कवर कर सकें। इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम तमाम आर्टिकल्स को कवर किया करेंगे, एडिटोरियल के भी इंशाल्लाह, ओपिनियन के भी। सो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको और भी यानी कि डेली बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बाकी वीडियोस अगर आप सुनना चाहते हैं वो भी सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।